फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग मात्रात्मक क्रांति के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भूगोल में द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट देखा था वो आपको मात्रात्मक क्रांति को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी यानी भूगोल में द्वैतवाद को देखते समय हम लोगों ने देखा कि भूगोल दो हिस्सों में बंट गया। एक हो गया आपका व्यवस्थित भूगोल, जिसको सामान्य भूगोल भी कहते हैं। दूसरा आपका हो गया प्रादेशिक भूगोल, जिसको विशिष्ट भूगोल भी कहते हैं। अच्छा, जो प्रादेशिक भूगोल को मानने वाले ज्योग्राफर थे जैसे हार्टशोन वगैरह, इनके प्रभाव की वजह से क्या हुआ कि भूगोल जो है पूरी तरह से प्रादेशिक रूप में आ गया। यानी भूगोल में जो शोध वगैरह हो रहे थे वो प्रादेशिक दृष्टि से हो रहे थे। इसका मतलब क्या है कि भूगोल में जब शोध होता था तो एक स्थान पे जाया जाता था और देखा जाता था वहाँ की जनसंख्या कितनी है, स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, कैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कैसी यहाँ पर मिट्टी है, पहाड़ है, समुद्र है, क्या चीज़ें हैं। यानी कि उस स्थान का पूरा वर्णन किया जाता था, विवरण तैयार किया जाता था। तो इसको कहा जाता है कि भूगोल का स्वरूप कैसा हो गया, वर्णनात्मक हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया नेचर से ज्योग्राफी। अब देखिए, ये जो डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी थी ये पॉलिसी मेकिंग वगैरह में ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही थी। अब आपको पॉलिसी बनाना है तो आपको किसी नियम की ज़रूरत होगी। जैसे कि आपको तय करना है कि एक शहर जो आप नया बसा रहे हैं वहाँ पर आकार उसका कितना होना चाहिए, वहाँ पर लगभग आकर के आसपास के क्षेत्रों से कितने लोग रहेंगे। तो एक तो है आपके पास मान लीजिए प्रवास के नियम है, उसके आधार पे आप बता देते हैं कि इस शहर में आने वाले समय में लगभग 1 लाख लोग रहेंगे और उस हिसाब से आप शहर बनाते हैं। तो नियम क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन भूगोल कैसा हो चुका था, वर्णनात्मक हो चुका था, इसमें नियम वगैरह का उपयोग हो नहीं रहा था। तो ये माना गया कि भूगोल जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। कुछ विश्वविद्यालयों ने इसको पढ़ाना बंद कर दिया, इसके जो टीचर्स थे उनको हटा दिया गया। अब भूगोल जो है एक संकट के दौर से गुजर रहा है। भूगोल की कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं रह गई है। ऐसे में कुछ और ज्योग्राफर सामने आते हैं जो फिर से भूगोल में नियम निर्माण, मॉडल निर्माण, सांख्यिकी के प्रयोग की वकालत करते हैं। तो यानी कि व्यवस्थित भूगोल को सपोर्ट करने वाले कुछ ज्योग्राफर आते हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है शेफर का। शेफर ने एक पेपर लिखा था एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। तो शेफर जैसे जो भूगोलवेत्ता हैं, इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप भूगोल में क्या होता है, सांख्यिकी का प्रयोग होता है, गणित का प्रयोग होता है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग होता है और आगे चल के कंप्यूटर, जीपीएस वगैरह का भी प्रयोग होता है, जीआईएस वगैरह का। तो ये सारी जो चीज़ें हुई, यानी भूगोल में सांख्यिकी, गणित वगैरह का प्रयोग करना, इसी को कहा गया मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, यानी चीज़ों का एक तरह से क्वांटिफिकेशन शुरू हो गया, उनका मापन शुरू हो गया, उसके लिए सांख्यिकी वगैरह का उपयोग शुरू हो गया। इसी को मात्रात्मक क्रांति कहा गया। अब एक यहाँ पर देखिए और चीज़ याद रखिएगा कि जो मात्रात्मक क्रांति है, अगर इसके पीछे का आ जाए सिद्धांत कौन सा था, तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत था। जब हम लोग रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी में अभी आगे देखेंगे तो प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रखिए कि मात्रात्मक क्रांति के पीछे कौन सा सिद्धांत था, प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म का सिद्धांत था। तो मात्रात्मक क्रांति के जनक कौन है, ये देखिए, सब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मात्रात्मक क्रांति के जनक थे आर बर्टन, अमेरिका से संबंधित थे। बर्टन ने कनाडियन ज्योग्राफर में अपना शोध पत्र द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी प्रकाशित कराया, जिसमें उसने भूगोल में मात्रात्मक विधियों की उपयोगिता का वर्णन किया। तो यानी बर्टन ने मात्रात्मक क्रांति को जनक दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो वर्णात्मक भूगोल है, यानी कि जो प्रादेशिक भूगोल है, उसको अस्वीकार कर दिया गया और सिद्धांत और मॉडल के निर्माण पर बल दिया जाने लगा, यानी मात्रात्मक क्रांति हुई भूगोल में, जिसकी वजह से भूगोल में सांख्यिकी तकनीकें वगैरह का इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा, इससे क्या हुआ, देखिए, भूगोल में वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, एक है मैं किसी स्थान पे गया और वहाँ की व्याख्या अपने दृष्टिकोण के आधार पे कर रहा हूँ।
दूसरा एक फॉर्मूला है, उसके आधार पे स्थान की व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए फॉर्मूला जब होता है तो उसमें मेरी जो धर्म है, आस्था है, उसका कोई रोल नहीं होगा। तो जब ये नियम बना दिए गए, जब सांख्यिकी का उपयोग होने लगा, तो भूगोल में वस्तुनिष्ठता आ गई, यानी कि पहले जो ज्योग्राफर का दृष्टिकोण मिक्स हो जाता था रिसर्च में, वो चीज खत्म हो गई। अच्छा, भूगोल में अगर पूछा जाए मात्रात्मक विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जिफ ने किया। कोटियाकार नियम बनाया था इन्होंने। तो इस मात्रात्मक क्रांति ने, इसने से मतलब है मात्रात्मक क्रांति ने क्षेत्रीय विभेदीकरण पर आधारित आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण को नोमोथेटिक दृष्टिकोण के द्वारा प्रतिस्थापित किया। देखिए आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण क्या है, आप रिसर्च देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है, पहले आपको मैं एक सिद्धांत दे दूं, मैं कहूँ कि मान लीजिए क्रिस्टॉलर का सिद्धांत है, वेबर का सिद्धांत है, इस तरह से आपको कोई भी मैं सिद्धांत दे दूं। जैसे मैं इंडस्ट्री का आपको सिद्धांत बता दूं कि इंडस्ट्री लगती है तो उसके पीछे कौन से नियम काम करते हैं, और इस सिद्धांत से आप जापान की इंडस्ट्रीज का अध्ययन कर लें, भारत की इंडस्ट्रीज का अध्ययन कर लें, तो इसको कहते हैं नोमोथेटिक दृष्टिकोण, यानी कि नियम का उपयोग करते हुए पूरे विश्व का अध्ययन। अच्छा, आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण क्या है, ठीक इसका उल्टा होता है। यानी कि आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण में आप पहले एक स्थान का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर नियम बनाते हैं। तो ये जो आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण था, जो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यूज किया जाता था, उसकी जगह पे व्यवहारवादी या सामान्य भूगोल का नोमोथेटिक जो दृष्टिकोण है वो यूज होने लगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसको रेड कलर से मैंने अलग आपको दिखाया है। एक और बात आ जाती है कि आपकी मात्रात्मक क्रांति ने कहा कि देखिए मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। हम लोगों ने पहले भी द्वैतवाद में देखा है कि जो व्यवहारिक भूगोल के समर्थक थे वो कहते थे कि ज्योग्राफी की रिसर्च में धर्म, दर्शन इत्यादि का यूज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं यूज होना चाहिए? क्योंकि फॉर्मूले में आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मैं कितना आस्था रखता हूँ ईश्वर में, इसका आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। कोई समाज कितना आस्था रखता है, इसका भी नहीं बना सकते। तो इन चीजों को भौगोलिक शोध से अलग कर दिया गया। ये कहा गया कि देखिए मनुष्य आर्थिक प्राणी है। आर्थिक प्राणी यानी कि मनुष्य वो डिसीजन लेगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा लाभ है। तो किस फसल की खेती मनुष्य करेगा? जिसमें सबसे ज्यादा लाभ है। कौन सी इंडस्ट्री लगाएगा? जिसमें सबसे ज्यादा लाभ है। अब देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। मात्रात्मक क्रांति के अनुयायियों ने भूगोल को स्थानिक विज्ञान के रूप में प्रवर्तित किया। दो कथन दिए गए हैं, हम लोगों को बेसिकली बताना है कौन कौन से सही हैं। तो पहली चीज कही गई कि जो मात्रात्मक क्रांति के अनुयायी थे, इन्होंने भूगोल को स्थानिक विज्ञान बना दिया, जो कि सही बात है। दूसरी बात है, उन्होंने माना कि मानव विवेकपूर्ण है एवं अपने लाभों को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है। क्या अभी हम लोगों ने यही सेंटेंस नहीं देखा कि मनुष्य को, इन लोगों ने माना था कि मनुष्य आर्थिक प्राणी है और लाभ की दृष्टि से काम करता है। तो यानी कि दोनों ही सेंटेंस सही हैं। और दो है, यानी कि जो सेंटेंस नंबर 2 है वो एक की सही व्याख्या करता है। एक अन्य प्रश्न देखिए, तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का क्या उद्देश्य था? भूगोल को विज्ञान बनाना बिल्कुल सही है। भूगोल को दिक् स्थान की ज्यामिति बनाना, तो ज्यामिति में परिवर्तित करना यह भी सही है। सूक्ष्म प्रादेशिक नियमों को विकसित करना, यह आपका गलत है। भूगोल में सार्वत्रिक नियमों को विकसित करना, इसको तो कोई गलत कह ही नहीं सकता है, क्योंकि यही मुख्य उद्देश्य था मात्रात्मक क्रांति का कि भूगोल में कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे मॉडल बनाए जाएं जिनका उपयोग करके पूरे विश्व का अध्ययन किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जो आंसर है वो सही है। अब देखिए मात्रात्मक क्रांति में 3 दृष्टिकोण थे। पहला दृष्टिकोण हो गया अवस्थिति विश्लेषण, जिसे लोकेशनल एनालिसिस कहते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ मॉडल हो जाते हैं, जैसे वॉन थुनेन का मॉडल है, वेबर का मॉडल है उद्योग से संबंधित। दूसरा दृष्टिकोण स्थानिक था, इसमें ज्यामिति विश्लेषण, दूरी का अध्ययन वगैरह किया जाता था। और तीसरा हो गया तंत्र विश्लेषण, जैसे आपका क्रिस्टॉलर का केंद्र स्थल सिद्धांत है। फिर जो हायरार्की होती है, जो पदानुक्रम होता है बस्तियों के बीच का, ये सब तंत्र विश्लेषण के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अभी इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग इससे संबंधित मॉडल्स को देखेंगे तो आप इसको ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। देखिए, जो मात्रात्मक क्रांति है,
इसको 4 अवस्थाओं में, यानी कि इसकी 4 अलग अलग स्टेजेस में इसको विभाजित किया गया। तो एक तो ईयर याद कर लीजिए, कौन सा जो अवस्था है किस ईयर से किस ईयर तक चली। और दूसरा ये याद रखिए कि इसमें क्या हुआ था, जैसे शुरुआती अवस्थाओं में सामान्य गणितीय विधियों का उपयोग हुआ, और जैसे जैसे आगे बढ़े तो जो गणित का उपयोग है, सांख्यिकी का उपयोग है, उसके जटिल फॉर्मूले यूज होने लगे सांख्यिकी वगैरह के। और चौथी अवस्था आते आते कंप्यूटर वगैरह का भी यूज होने लगा। देखिए, पहली अवस्था 1950 से 1958 तक जो सामान्य तकनीकें हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनका उपयोग होता था। दूसरी अवस्था 1958 से 68 तक की कोरिलेशन, रिग्रेशन जैसी सांख्यिकी विधियों का उपयोग हुआ। तीसरी अवस्था जो है 1968 से 78 तक जटिल सांख्यिकी विधियों का उपयोग होने लगा, यानी थोड़ा और आगे बढ़ गए। और 1978 से अभी तक की जो हमारी चौथी अवस्था है, इसमें कंप्यूटर है, जीआईएस है, इन चीज़ों का उपयोग भूगोल में शुरू हो गया। अच्छा, फिर देखिए, इसकी कुछ लोगों ने आलोचना भी की। मात्रात्मक क्रांति की आलोचना क्यों की जा रही थी? क्योंकि ये मनुष्य की संस्कृति को, मनुष्य के विचारों को बिल्कुल भी स्थान नहीं देता था। यानी कि मात्रात्मक क्रांति में जो नियम बनाए जाते थे, उसमें जो मनुष्य की साइकोलॉजी है, संस्कृति है, उनका क्योंकि कोई योगदान नहीं था, तो ऐसे में जो कह लीजिए गरीबी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, इनको भूगोल में स्थान नहीं मिल पा रहा था। एक शहर का विकास करना है और एक नियम के आधार पे आप कर रहे हैं, तो आपने किस चीज़ की अनदेखी कर दी कि एक विशेष आस्था वाला, एक विशेष धर्म वाला समाज है, जैसे अमेरिका में काले रंग के जो लोग हो गए, वो पहले से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो अब आपका ध्यान क्योंकि इस समाज के ऊपर नहीं है, तो आप जब शहर का विकास कर रहे हैं तो जो पहले से अमीर हैं उन्हीं का विकास कर रहे हैं अपने नियमों के तहत। जो आपने मात्रात्मक क्रांति के तहत नियम बनाए हैं, उन नियमों का यूज करके जो पहले से अमीर हैं उन्हें आप और अमीर कर रहे हैं। तो जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। तो इसलिए इसकी आलोचना हुई। जो डडले स्टाम्प है, इन्होंने इसे एक गृह युद्ध का नाम दिया, और स्पेट ने कहा कि यह मनुष्य की भावनाओं की अनदेखी करता है, यानी कि मनुष्य के कल्चर को, मनुष्य की संस्कृति को ये जो मात्रात्मक क्रांति पे आधारित भौगोलिक शोध है, कोई स्थान नहीं देता है, इसलिए इन्होंने इसको नकार दिया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। मात्रात्मक क्रांति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये क्षेत्रीय विभिन्नता पर आधारित है। अब आपको सोचना होगा ये सही है या गलत है। देखिए, बिल्कुल ही गलत कथन है। जो क्षेत्रीय विभेदन है, मैंने आपको बताया, हार्टशोन से जुड़ा हुआ है, और ये प्रादेशिक भूगोल से जुड़ा है। जबकि जो आपका मात्रात्मक क्रांति है, ये सामान्य भूगोल से जुड़ी है, भूगोल में नियम वगैरह बनाने से जुड़ी है। तो इसने भूगोल को स्पेस ज्यामिति तक सीमित कर दिया। ये बात सही है। स्पेस की जगह इसको हम लोग कह सकते हैं स्थानिक ज्यामिति। स्थानिक भी एक सही शब्द होगा। तो इसने यानी कि मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल को एक स्थानिक ज्यामिति तक सीमित कर दिया। ये बात सही है। इसने क्षेत्रीय विज्ञान के विधि तंत्र का अनुसरण किया। क्षेत्रीय विज्ञान या प्रादेशिक विज्ञान का मात्रात्मक क्रांति कहाँ से अनुसरण करेगी? ये तो प्रादेशिक विज्ञान के विरोध में आई थी, और इसने क्षेत्रीय संरचना की विधियों के निर्माण में सहायता की। ये भी गलत है। देखिए, प्रादेशिक या क्षेत्रीय जो संरचनाएं हैं, उससे इसका कोई संबंध नहीं था। अब देखिए, निम्न में से ये हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से मात्रात्मक क्रांति के लक्ष्य क्या थे? निश्चयवादी विचारधारा से छुटकारा पाना, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं था। भूगोल को अधिक वैज्ञानिक बनाना, निश्चित रूप से ये एक लक्ष्य था। मॉडल एवं सिद्धांतों का सूत्रण करना, यानी मॉडल और सिद्धांतों का निर्माण करना, यह भी एक लक्ष्य था। भौगोलिक अध्ययनों को अधिक परिशुद्ध और यथार्थ बनाना, ये भी एक लक्ष्य था। हम लोगों ने देखा है कि इसमें वस्तुनिष्ठता को बढ़ाया गया, यानी कि जो मनुष्य की धर्म, आस्था वगैरह की वजह से जो शोध कार्य थोड़ा सा कह लीजिए कि मनुष्य के दृष्टिकोण पे आधारित हो जाता है, वहाँ से हटा के इसने शोध को पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ बनाया। गणित की भाषा में इसने शोध को शुरू किया, यानी कि भौगोलिक अध्ययन ज़्यादा शुद्धतापूर्ण हो गया, ज़्यादा यथार्थ हो गया। तो ये भी आपका सही है। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन 2, 3 और 4 है, ये सही हो जाते हैं। और निश्चयवादी विचारधारा से छुटकारा पाना, ये मात्रात्मक क्रांति का लक्ष्य नहीं था।
तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हम लोगों ने मात्रात्मक क्रांति को देखा और इससे जुड़े हुए कुछ मैंने आपको प्रश्न भी बताए जिससे आप समझ सकें कि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उत्तरों को देना, प्रश्नों के उत्तरों को देना कितना आसान हो जाता है। अब हम लोग अगली क्लास में जो भूगोल में प्रत्यक्षवाद था, आदर्शवाद था, इस तरह की विचारधाराओं को डिटेल में देखेंगे।